हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। ये क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोर्स का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेडिसिन। अब तक हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से यूज़फुल थे ब्रेड्स बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है मेडिसिन में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन में 3 तरीके से यूज़ किए जाते हैं। एक, पहला प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, देन इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंड थर्ड यूज इज इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। लेट्स स्टडी ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है और जिसका काम होता है हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का। लेकिन कुछ ऐसे पीपल होते हैं जिन्हें एक डिजीज़ हो जाती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ डिजीज़ में हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करा पाती। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाती है तो इस वजह से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें अलग से इंसुलिन लेना पड़ता है आउटर सोर्स से। उस आउटर सोर्स से इंसुलिन लेने के लिए इंसुलिन का अलग से प्रोडक्शन कराया जाता है और वो प्रोडक्शन कराते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसुलिन प्रोड्यूस कराते हैं और वो इंसुलिन को डायबिटिक पीपल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इंजेक्शन। सेकेंड यूजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ख़त्म करा देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स खुद बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो जनरली डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। वो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हैं और वो बनाई गई हैं विद द हेल्प ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनका काम है बॉडी में जाकर जिस भी बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज़ हुई है उस बैक्टीरिया को किल करा देना या फिर उसकी ग्रोथ को ख़त्म करा देना। जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी या बैक्टीरिया की ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, तब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा और उसकी वजह से वो डिजीज़ जिस बैक्टीरिया की वजह से हो रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, जिसको बनाया गया था एक फंगस से जिसका नाम था पेनिसिलियम, और फर्स्ट एंटीबायोटिक को बनाने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स एक ऐसे सॉल्यूशन होता है जिसमें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या तो किल्ड फॉर्म प्रेजेंट होता है या फिर वीकेंड फॉर्म प्रेजेंट होता है, और उस सॉल्यूशन को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है जिससे कि वो वीक फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किल्ड फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में जब एंटर हो जाए, एंटर होने पर ह्यूमन बॉडी में का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। जनरली क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में एक नेचुरली इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसका काम होता है कि जब कोई बैक्टीरिया या जब कोई वायरस या जब भी कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस या फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। ये नेचुरली होता है। वो एंटीबॉडीज़ जब डेवलप होती हैं तो वो उस डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस, जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको किल कर देता है और हमारी बॉडी को बचा लेता है डिजीज़ से। और लेकिन जो सीरियस डिजीज़ होती हैं जैसे कि टीबी, डिफ्थीरिया, पोलियो, मीज़ल्स, तो इन डिजीज़ के लिए वैक्सीन बनाया जाता है। उस वैक्सीन में इन डिजीज़ का ही डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वीक फॉर्म डाली जाती है या फिर किल्ड फॉर्म डाली जाती है। और जब वो वैक्सीन ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है तो बॉडी जब उस किल्ड फॉर्म या फिर वीकेंड फॉर्म ऑफ माइक्रोब को डिटेक्ट करती है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और उससे जब फर्दर आगे फ्यूचर में कभी एक्चुअल रियल डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड हुई हैं और वो एंटीबॉडीज़ उस रियल डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं और हमें फिर फ्यूचर में कभी वो डिजीज़ नहीं होती। तो
इस तरीके से वैक्सीन्स वर्क करते हैं। सबसे पहला वैक्सीन जो बनाया गया था वो था फॉर स्मॉल पॉक्स, और ये फर्स्ट वैक्सीन बनाने वाले थे एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस, जो हमें बता रही थी कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए एक फ्रेंड की तरह काम करते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और एक फो यानी कि एनिमी का काम करते हैं। हम सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में काफ़ी सीरियस डिजीज़ कॉज करा देते हैं, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड एट्सेट्रा। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बॉडी में सीरियस डिजीज़ कॉज कराते हैं उनको कहा जाता है जर्म्स या फिर पैथोजेंस। और वो डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कराते हैं उनको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, फूड एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ किस तरीके से स्प्रेड हो सकती हैं, तो या तो ये एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकती हैं। तो जो डिजीज़ेस एयर के थ्रू स्प्रेड होती हैं उन डिजीज़ को कहते हैं एयरबॉर्न कम्युनिकेबल डिजीजेस। और इसमें अगर कोई पर्सन स्नीज कर रहा है या कफिंग के थ्रू या स्नीजिंग के थ्रू जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो सलाइवा पार्टिकल्स वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, और उस एयर में जब पार्टिकल्स मिक्स हो गए हैं उस एयर में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गया है, फिर कोई दूसरा हेल्दी पर्सन उस एयर को जब इनहेल करेगा तो उसकी बॉडी में भी वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट इज वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। वाटर बॉर्न इन्फेक्शन में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्रेड होता है थ्रू वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर से। थर्ड इज डिजीज स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। कभी कभी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कराने का काम कुछ इंसेक्ट्स करते हैं या कुछ एनिमल करते हैं, और उन इंसेक्ट्स को कहा जाता है कैरियर्स। जैसे कि मलेरिया में होता है। मलेरिया एक्चुअली में एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और वो प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में। उस प्रोटोजोआ को एक फीमेल एडीज मस्किटो ट्रांसफ़र कराता है वाटर से हेल्दी पर्सन में। हेल्दी पर्सन को सक करेगा वो मस्किटो, तो वो मस्किटो के माउथ पार्ट में जो प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, मलेरिया जो करवाता है वो प्रोटोजोआ हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाएगा और उस हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद उस हेल्दी पर्सन की बॉडी से जब एडीज मस्किटो ब्लड सक करता है तो वो ब्लड में प्रोटोजोआ प्रेजेंट है। अब वो मस्किटो जब दूसरे किसी हेल्दी पर्सन को ब्लड सक करेगा तो उस मस्किटो के माउथ पार्ट पे अगेन मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ लगा हुआ है, तो वो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाएगा और इस तरीके से हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स का काम होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करने का, और उन इंसेक्ट्स को कहा जाता है कैरियर्स। एक चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कुछ डिजीज़ेस के बारे में, और उन डिजीज़ेस को कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कराते हैं और उनका क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। जैसे कि फर्स्ट इसमें डिजीज़ गिवन है मीजल्स। मीजल इज कॉज्ड बाय वायरस एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय एयर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये कि ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है। सेकेंड डिजीज़ विच इज़ गिवन हियर इज ट्यूबरक्लोसिस. Tuberculosis is caused by a bacteria and is transmitted through inhaled droplets in the air. It means it is also an airborne disease. Third disease which is given here is typhoid. Typhoid again is caused by bacteria and it is transmitted by water. It means that it is a waterborne disease. तो ये कुछ diseases दिए हुए हैं. This chart is very important. तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट द डिजीज़ कॉजिंग जर्म और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर डिजीज़। नेक्स्ट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग वो एक कंडीशन है जिसमें कंटेमिनेटेड फूड खाकर वॉमिट होती है और लूज स्टूल्स होने लगते हैं, लूज मोशंस होने लगते हैं। तो फूड पॉइजनिंग कैसे होता है? फूड पॉइजनिंग हमेशा कंटेमिनेटेड फूड खाकर होता है। कंटेमिनेटेड फूड का मतलब
ऐसा फूड खाकर जिस फूड में बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो। बैक्टीरिया कुक्ड फूड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं अगर कुक्ड फूड को अनहेल्दी कंडीशंस में बनाया जाए। सिमिलरली बैक्टीरिया मीट में, एग में, मिल्क में, रॉ फूड में, अनवॉश्ड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं और उस टॉक्सिक सब्सटेंस के रिलीज़ होने की वजह से वो फूड पॉइजनस हो जाता है। और जब उस फूड को, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उस फूड को जब खाया जाता है तो बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब फूड पॉइजनिंग को स्टॉप करने के लिए, फूड पॉइजनिंग को अवॉइड करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना है? पहली बात, हमें अपने खाने को अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से कुक करना है इन अ वेरी हेल्दी कंडीशन, इन वेरी हाइजीनिक मेथड वे। दूसरा तरीका है, हमें फूड को प्रॉपर्ली स्टोर करके रखना है जिससे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो पाए। फूड स्टोर करने का जो मेथड है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं इन फूड आइटम्स, उस मेथड को कहा जाता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला मेथड है सन ड्राइंग। सन ड्राइंग में, इस मेथड में फूड पार्टिकल्स, जैसे कि अगर हमें कुछ वेजिटेबल या फ्रूट को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना है तो हम उन्हें धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने से उन फूड आइटम्स के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाते हैं। और हमें पता ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो जब फूड आइटम्स में मॉइस्चर नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी नहीं हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है रॉ वेजिटेबल्स या कुछ फ्रूट आइटम्स को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कि घर में हम करी लीव्स या मेथी दाना या मिंट या फिर फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, इवन आंवला, इनको स्टोर करके रखते हैं बाय सन ड्राइंग। नेक्स्ट मेथड इज रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन और डीप फ्रीजिंग में खाने के आइटम्स को स्टोर कराया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर, फ्रिज में रखकर। फ्रिज में जब हम खाने को रखते हैं तो उतने लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते और रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। सिमिलरली जब हम किसी फूड आइटम को फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रीज़र में टेम्परेचर होता है अराउंड -17 डिग्री सेल्सियस। इतने लो टेम्परेचर पे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेटर में और फ्रीज़र में फूड आइटम, एडिबल आइटम्स स्टोर्ड रहते हैं, क्योंकि उनकी स्टोर्ड रहते हैं इन अ हेल्दी वे, क्योंकि उनकी फूड आइटम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल भी हो जाते हैं एट दिस मच ऑफ लो टेम्परेचर। नेक्स्ट मेथड इज़ पास्चराइजेशन। इस मेथड में हीट ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है और ये मेनली होता है मिल्क में। आपने देखा होगा अगर आप मिल्क पैकेट्स लेकर आते हो तो उसमें लिखा होता है नीचे पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क का मतलब ये है कि उस मिल्क को हीट कराया गया है एट 70 डिग्री टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। पहले मिल्क को बॉईल कराया जाता है, हीट कराया जाता है 70 से लेकर 72 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 15 सेकेंड के लिए, और फिर उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं टू 10 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई टेम्परेचर पहले मिल्क को देना और फिर एकदम से लो टेम्परेचर मिल्क को देने से क्या होता है, मिल्क के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है, वो पूरी तरीके से किल्ड हो जाते हैं और इस तरीके से मिल्क प्रॉपरली स्टोर्ड रहता है। फ्रूट्स को स्टोर करके रखा जाता है। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, आंवला, एप्रिकॉट्स, प्लम्स, इन्हें स्टोर कराया जाता है शुगर सॉल्यूशन में। शुगर सॉल्यूशन इन फ्रूट्स को डिहाइड्रेट कर देता है, इन फ्रूट से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो फूड में जब मॉइस्चर नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी और फ्रूट काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। आपने जनरली सुना होगा अबाउट मुरब्बास, सेब का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा जो काफ़ी यमी होता है खाने में। वो एक्चुअली शुगरिंग मेथड होता है फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज सॉल्टिंग। सॉल्टिंग में कुछ आइटम्स को, फूड आइटम्स को स्टोर कराया जाता है उन पर नमक लगाकर।
नमक फूड आइटम से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फूड आइटम्स में बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी और वो लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहेंगे। सॉल्ट जनरली यूज़ किया जाता है फिश को प्रिजर्व करने के लिए, मीट प्रिजर्व करने के लिए और पिकल्स अचार को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज केमिकल प्रिजर्वेशन। केमिकल प्रिजर्वेशन में हम कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, आई नो, आप देखना जो टोमेटो केचप्स होती हैं, टोमेटो केचप्स के पीछे कुछ इंग्रेडिएंट्स में सोडियम बेंजोएट लिखा होता है या सोडियम मेटाबाइसल्फेट सल्फाइट लिखा होता है। ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो टोमेटो केचप को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सिट्रिक एसिड, ये कुछ ऐसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि एडिबल आइटम्स को, फूड आइटम्स को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमंस या एनिमल्स में ही डिजीज़ कॉज नहीं कराते, वो प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज कराते हैं। जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज कराते हैं। जैसे कि ये कुछ डिजीज़ेस दे रखी हैं जो एनिमल्स में होती हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कराते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रैक्स, फूट एंड माउथ डिजीज़, फाउल पॉक्स, बर्ड फ्लू, डिस्टेम्पर एक्सेट्रा। इसके बाद यहाँ ये जो आपको कुछ फिगर नज़र आ रही हैं, ये फिगर है प्लांट्स डिजीज़ेस की जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कराते हैं। जैसे कि फर्स्ट डिजीज़ कॉर्न स्मट, सेकेंड सिट्रस कैंकर, जो कि आपने देखा होगा नींबू पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, वो एक्चुअली एक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। देन टोबैको मोज़ैक, ये टोबैको मोज़ैक डिजीज़ एक वायरस की वजह से होती है। So now your chapter is complete. I hope you have understood the chapter. If not, then please do tell me by commenting in comment section. Thank you for watching the video.